Hello friends, how are you? Welcome to Surendra Study Solution. Today we are going to discuss about your 12th class Fundamentals of Human Geography book. Lesson 1 Human Geography, Lesson 2, Lesson 4 और Lesson 5 हम डिस्कस कर चुके हैं लास्ट वीडियोस के अंदर। जो हमारी प्लेलिस्ट है उसमें आपको इन चैप्टर्स को कवरेज मिलेगी और इसी में इस वीडियो के अंदर ये प्राइमरी एक्टिविटीज़ जो चैप्टर है उसकी सेकंड पार्ट है। फर्स्ट पार्ट जो है काफ़ी लेंथी हो गया था तो वहाँ कवर नहीं हो चुका था उस वीडियो में, तो इसमें हम प्राइमरी एक्टिविटीज़ का सेकंड पार्ट डिस्कस करेंगे, जिसमें फर्स्ट पार्ट में हम क्या डिस्कस कर चुके थे, प्राइमरी एक्टिविटी होती क्या है और जो इकोनॉमी के 3 सेक्टर होते हैं जिसमें मेन हम प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी ये चीज़ देखते हैं। तो यहाँ पर हम जो प्राइमरी एक्टिविटीज़ की बात करेंगे तो हंटिंग गैदरिंग क्या होती थी। जब ह्यूमन बीइंग की स्टार्टिंग होती है तो उसने जो इकोनॉमिक एक्टिविटी करना स्टार्ट किया था तो वो थी हंटिंग एंड गैदरिंग। ओके, फिर उसके बाद हमने जो गैदरिंग जो पेड़ पौधों से जानवरों पे जब हमारी डिपेंडेंसी चली गई थी तो उसको हमने गैदरिंग कहा था। और गैदरिंग जो कहाँ कहाँ पे प्रैक्टिस जो होती थी वर्ल्ड्स के अंदर, तो ये हमने मैप में देखा था, यहाँ पे नॉर्थ है और मिडल लैटिट्यूड्स के अंदर देखने को मिलती थी। फिर उसके बाद पेस्टोरलिज्म क्या था, जब हम जानवरों को पालतू बनाते हैं उनके जो रियरिंग के लिए देखते हैं कि डोमेस्टिकेशन ऑफ रियरिंग एंड एनिमल्स ऑफ ऑन पेस्चर्स पेस्टोरलिज्म कहलाता है। तो जब हमारे पास कम जानवर होते हैं हमारी ज़रूरतों के लिए होते हैं तो उसको हमने कहा था कि नोमैडिक हर्डिंग होती है। और जब हम उन काफ़ी सारी क्वांटिटी जो क्वांटिटी बढ़ा देते हैं तो वो एज ए कॉमर्शियल लाइफ स्टॉक बन जाता है, जिसमें हम काफ़ी इनपुट कॉस्ट बढ़ा देते हैं अपनी। तो नोमैडिक हर्डिंग कहाँ पर होती है, तो नोमैडिक हर्डिंग का ये एरिया आपको डिस्कस कर चुके हैं लास्ट वीडियोस के अंदर। फिर कमर्शियल लाइफ स्टॉक कहाँ कहाँ पे होती है। फिर उसके बाद जो हम लास्ट पॉइंट जो डिस्कस किए थे उसमें डिस्कस किया था जो फार्मिंग है, फार्मिंग के हमने जो 4 टाइप्स देखे थे, एक था सब्सिस्टेंस फार्मिंग, कमर्शियल फार्मिंग, मिक्स्ड फार्मिंग और प्लांटेशन। ठीक है, तो सब्सिस्टेंस जो होती थी हमारी ज़रूरतों के अकॉर्डिंग हम जो अपनी ज़रूरत के लिए फार्मिंग करते हैं, और ये 2 टाइप्स में थी। एक थी परमिटिव, जब ह्यूमन बीइंग की स्टार्टिंग होती है तो परमिटिव कैसे वो एग्रीकल्चर करता था। इंटेंसिव होती है जब उसने इनपुट कॉस्ट लगाना शुरू कर दिया, वहां से प्रोडक्टिविटी और ज़्यादा करना शुरू कर दिया। ठीक है, फिर जो कमर्शियल है, जो पैसे के लिए हम एग्रीकल्चर करते हैं, फार्मिंग करते हैं, वो 2 टाइप्स की होती है। एक है लाइव स्टॉक। लाइव स्टॉक में मतलब क्या बताया, जैसे हम जो पालतू जानवर होते हैं हमारे पास, जैसे डेयरी फार्म खोल के, पोल्ट्री फार्म खोल के, इसको हम लाइव स्टॉक कमर्शियल फार्मिंग बोलेंगे। और जब ओनली क्या होती है, ग्रेन जो फसलें हैं उन फसलों में ग्रेन को मद्देनजर रखते हुए हम मैक्सिमम प्रोडक्टिविटी के लिए पैसा इनपुट कॉस्ट ज़्यादा लगा देते हैं तो उसको कमर्शियल फार्मिंग बोलते हैं। तो ये 2 टाइप्स की होती है कमर्शियल फार्मिंग, जिसमें एक लाइव स्टॉक होती है और एक कमर्शियल ग्रेन फार्मिंग होती है। क्लियर है। मिक्स में होती है जब आप एनिमल हस्बेंड्री को साथ में लेके चलते हैं। मान लो एक छोटा सा किसान है और उसके पास पशु भी हैं, ये तो वो जब वो अपने एग्रीकल्चर के साथ साथ पशुओं का भी लालन पोषण करता है तो उसको मिक्स एग्रीकल्चर बोलते हैं। फिर आता है प्लांटेशन क्रॉप, जैसे शुगर केन हो गया, रबड़ हो गया, तो जो एज ए प्लांट की तरह ग्रो करके जिससे हम इनकम जनरेट करते हैं। तो ये फार्मिंग के टाइप्स पढ़े थे हमने। उसके बाद जो एग्रीकल्चर थी, परमिटिव सब्सिस्टेंस एग्रीकल्चर, वो थी जो एग्रीकल्चर हमारी ज़रूरतों के अनुसार होती है, जो हमारी सिर्फ ज़रूरतों को करती है। स्टार्टिंग के अंदर जो हमने एग्रीकल्चर स्टार्ट की थी कि भाई जिसमें हमारे पास कोई ज़्यादा कैपिटल इन्वेस्टमेंट भी नहीं था और काफ़ी सारे जो साइंटिफिक टूल्स भी नहीं थे। बेसिक तरीके से हम जो अपने आसपास की एरिया में ग्रो करते थे, तो जो उसमें हमने बताया था कि डिफरेंट डिफरेंट लोकेशंस में जूमिंग कहाँ कहलाती है, मिल्पा कहाँ कहलाती है, लदांग कहाँ कहलाती है, तो स्लाइस एंड बर्न भी कहलाती है, जिसको शिफ्टिंग कल्टीवेशन कहते हैं। तो ये हम डिस्कस कर चुके थे। फिर उसके बाद इंटेंसिव सब्सिस्टेंस एग्रीकल्चर वो थी जिसमें हम इन्वेस्टमेंट ज़्यादा कर देते हैं, पैसा ज़्यादा लगा के आउटपुट निकालने की कोशिश करते हैं। और उसको 2 टाइप्स में डिस्कस किया गया था, पैडी कल्टिवेटेड और अदर पैडी क्रॉप के अंदर डिस्कस किया था। एक्सटेंसिव कमर्शियल ग्रेन कल्टीवेशंस भी हो चुका था और आपका मिक्स्ड फार्मिंग भी हो चुका था एनिमल हस्बेंड्री के साथ। और फिर डेयरी फार्मिंग कंप्लीट हो चुका था। डेयरी फार्मिंग कहाँ कहाँ हो रही है, जहाँ पर कैपिटल इन्वेस्टमेंट सबसे ज़्यादा होती है और ये शहरों के नज़दीक होती है। मैंने बताया था, जैसे भैया आप प्रैक्टिकली देख सकते हैं, शहर के आसपास के जो गांव होते हैं वो बेसिकली डेयरी फार्मिंग ज़्यादा करते हैं। ठीक है, इसके बाद फिर मेडिटेरियन एग्रीकल्चर हो चुकी थी। तो अब मेडिटेरियन एग्रीकल्चर की अगर हम बात करें तो मेडिटेरियन एग्रीकल्चर होती क्या है, जो मेडिटेरियन ओशियंस है, तो हमारा मेडिटेरियन ओशियंस की अगर हम बात करें तो ये है मेडिटेरियन ओशियन। ठीक है, इसके आसपास का जो क्लाइमेट है, जो चीज़ें यहाँ पे होती हैं वैसे ही क्रॉप यहाँ पर, जो सिट्रस फ्रूट्स मतलब जो हॉर्टिकल्चर सबसे ज़्यादा होती है, और इसी टाइप का क्लाइमेट यहाँ पर कैलिफोर्निया में देखने को मिलता है। और इसी टाइप का क्लाइमेट जो है ऑस्ट्रेलिया के साउथ वेस्टर्न पार्ट में दिखाई देता है। और इसी टाइप का जो है साउथ अफ्रीका एक कंट्री है, उसका वेस्टर्न जो कैप है, कैप ऑफ साउथ अफ्रीका, यहाँ पे वो क्लाइमेट देखने को मिलता है।
और सेंट्रल चिली या चिली का जो हिस्सा है। तो यहाँ पर ये इस मेडिटेरियन सी जैसा क्लाइमेट देखने को मिलता है। तो यहाँ पर ये क्रॉप होती है। तो देखते हैं कौन कौन सी मेडिटेरियन एग्रीकल्चर होती है। तो मेडिटेरियन एग्रीकल्चर इट इज प्रैक्टिस्ड ऑन आइदर साइड ऑफ मेडिटेरियन इन यूरोप, नॉर्थ अफ्रीका फ्रॉम टूनिसिया टू अटलांटिक कोस्ट, southern California, some parts of Chile, southwestern part of South Africa, southwestern part of Australia. Clear point? It is highly specialized commercial agriculture and important supplier of citrus fruits. Viticulture. This refers to cultivation of grapes in the Mediterranean region. Inferior grapes are made into raisins and crêtes, while superior grapes are processed into wines. तो जो अच्छे ग्रेप्स होते हैं उनसे वाइन बनाई जाती है और जो थोड़े अच्छी क्वालिटी के नहीं होते उनसे रेसिन्स और क्रेंट्स जो बनाई जाती हैं। ठीक है। फिग्स एंड ओलिव्स आर आल्सो कल्टिवेटेड हियर। तो मेडिटेरियन एग्रीकल्चर एरिया क्लियर है आपको। इसके बाद फिर हम पढ़ रहे थे मार्केट गार्डनिंग एंड हॉर्टिकल्चर। तो इट इज प्रैक्टिस्ड इज हाईली डेवलप्ड एंड इंडस्ट्रियल रीजन ऑफ नॉर्थ वेस्टर्न यूरोप, नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड स्टेट्स एंड मेडिटेरियन रीजन। नीदरलैंड स्पेशलाइज इन कल्टिवेशन ऑफ टुलिप फ्लावर्स। तो ये भी डिस्कस कर चुके थे। अब आते हैं जो मेन पॉइंट है हमारा वो ट्रक फार्मिंग। तो ट्रक फार्मिंग क्या होती है? 2 या 3 मार्क्स में आपका क्वेश्चन आएगा, व्हाट इज ट्रक फार्मिंग। तो ट्रक फार्मिंग या वो एमसीक्यूज में भी आ सकता है आपका। तो ट्रक फार्मिंग की अगर हम बात करें, अब जिसमें ट्रक को यूज किया जाता है ऐसे यूज कर लेंगे हम, है ना, ट्रक को यूज करते हैं। दिस रेफर्स टू द स्पेशलाइजेशन इन द कल्टीवेशन ऑफ वेजिटेबल ओनली। तो वेजिटेबल ओनली जो जहां पर वेजिटेबल्स होती हैं उससे रिलेटेड है हमारी। जो अगर कोई किसान अगर पूरे खेत में आपके वेजिटेबल्स लगाता है, उसी को बेचता है, उसी से अपना पूरा साल के दौरान अलग अलग सारी की सारी जो फसलें हैं वो वेजिटेबल से रिलेटेड हैं, तो उसको हम बोलेंगे ट्रक फार्मिंग कर रहा है वो। ठीक है। द डिस्टेंस बिटवीन द फार्म एंड अर्बन मार्केट्स कैन बी कवर्ड थ्रू ट्रक्स ओवरनाइट। तो ये ऐसी जगह होता है, ये एरिया ऐसी जगह होता है जहां पर जो शहरों के आसपास जब सप्लाई करते हैं मार्केट में, तो एक रात के दौरान का मतलब ओवरनाइट, मतलब सुबह पे शाम को पैक किया और सुबह तक वहां तक आपके मंडी तक पहुंच गया। तो वो लोग ऐसी फार्मिंग करते हैं। हेंस इट इज नेम नोन एज ट्रक फार्मिंग। इसलिए इसको ट्रक फार्मिंग का नाम इसलिए पड़ा क्योंकि ये बहुत नज़दीक होता है शहरों के, मंडियों के। तो वहाँ आप देखो तो शहर के आसपास के गांव होते हैं, वहाँ पे आपको देखेंगे सब्जी उगाते हुए ज़्यादा किसान दिखाई देंगे। ठीक है। तो इसे ट्रक फार्मिंग कहा जाता है। क्लियर है पॉइंट। नेक्स्ट है फैक्ट्री फार्मिंग। फैक्ट्री फार्मिंग होती क्या है? अब फैक्ट्री फार्मिंग किसे कहते हैं? दिस रेफर्स टू लाइव स्टॉक रियरिंग मेनली पोल्ट्री एंड कैटल। अगर आपकी फार्मिंग पोल्ट्री और कैटल पर डिपेंड है, पोल्ट्री और कैटल पे डिपेंड है, तो आप क्या कर रहे हैं? फैक्ट्री फार्मिंग कर रहे हैं। क्लियर पॉइंट। दिस इज कैपिटल इंटेंसिव, रिक्वायर्स मेंटेनेंस, सुपरविजन एंड साइंटिफिक ब्रीडिंग। इट इज प्रैक्टिस्ड इन इंडस्ट्रियल रीजन ऑफ यूरोप एंड नॉर्थ अमेरिका। तो ये सबसे ज्यादा आज भी देखने को मिलती है, जो इंडस्ट्रियल रीजन है यूरोप का और नॉर्थ अमेरिका का इंडस्ट्रियल एरिया में फैक्ट्री फार्मिंग देखने को मिलती है। तो वहाँ पर देखेंगे आप जो उनके फूड रिक्वायरमेंट में एक अंडा जो है, तो अंडा एक फूड रिक्वायरमेंट बेसिक्स से उनका डे स्टार्टिंग ही अंडे से होता है। तो वहाँ पर पोल्ट्री फार्मिंग बहुत ज़्यादा देखने को मिलेंगी, कैटल्स सबसे ज़्यादा देखने को मिलेंगी। ठीक है। तो उन कंट्रीज़ में फैक्ट्री फार्मिंग कहलाएगी जहाँ पर पोल्ट्री और कैटल पर डिपेंडेंसी और कैपिटल इन्वेस्टमेंट बहुत ज़्यादा है, साइंटिफिक ब्रीडिंग है। ओके, इन्वेस्टमेंट बहुत ज़्यादा है। फिर आती है कोऑपरेटिव फार्मिंग। होती क्या है भाई? कोऑपरेटिव फार्मिंग। Under this farming, group of farmers from cooperative society by pooling their resources voluntarily for more efficient and profitable farming. There is help from society in buying and selling from products. Individual farm remain intact. It is practiced in Denmark, Netherlands and Belgium, Sweden, Italy. भाई कोऑपरेटिव फार्मिंग होती क्या है? एक्चुअल में क्या होता है आपने देखो, पुराने टाइम में लोग जैसे एक किसान ए है, ए किसान बी किसान की मदद कर देता था। जब उसकी फसल, मतलब एक किसान की फसल पकी नहीं थी तो बी किसान की फसल पक जाती है, तो ए किसान बी किसान की फसल को कटाने के लिए सहयोग कर देता था। और फिर जब बी किसान की फसल पकती थी तो उसकी फसल के लिए बी उसका सहयोग कर देता था। तो ये कोऑपरेटिव फार्मिंग होती थी। ठीक है। अभी भी देखने को मिलती है बहुत सारे जो इक्विपमेंट्स हैं, कुछ बड़े फार्मर्स हैं उनके पास अच्छे इक्विपमेंट्स हैं, कुछ छोटे फार्मर उनके पास अच्छे इक्विपमेंट्स नहीं है, तो वो आपस में बेचारे उनसे मांग लेते हैं। वो एक कोऑपरेटिव फार्मिंग हो गया। अगर इसको बड़े लेवल पे ले लेते हैं तो फिर इसको हम बोल सकते हैं कोऑपरेटिव फार्मिंग। collected farming, it is based on social ownership of the means of productions and collective labors. Here farmers pull their resources like land, livestock and labor. तो farmers pull their resource, जब farmers अपने
अब पुलिंग होती है क्या भाई, जैसे मान लो आप अपने शहर से दिल्ली जा रहे हैं, और दिल्ली जा रहे हैं तो आप तो बाई कार जा रहे हैं, अब अपनी कार में जब जा रहे हैं तो फ्यूल तो उतना ही लगना है। अगर दूसरा एक और है आपके रिलेशन में है या कोई जानकारी में, वो भी दिल्ली जा रहा है, वो अपनी गाड़ी से जा रहा है, अगर आप एक सेम डिस्टेंस पे जा रहे हो, अगर आप दोनों ये कैसे, अगर आप डेली रूटीन में जा रहे हो और आप ये कह दो भाई एक दिन आप ले जाना गाड़ी, एक दिन मैं ले जाता हूँ, तो उससे क्या होगा, उससे फ्यूल की जो कंजप्शन है वो कम होगी, सेविंग होगी। तो इसको बोलते हैं भाई कार पूल कर लेना। कार पूल का मतलब जहाँ चार बंदे लोग जा रहे हैं तो चार अपनी अपनी गाड़ियों में ना जाके एक साथ चले जाएं। तो ऐसे ही फार्मर्स पुल देयर रिसोर्स, तो जो फार्मर्स हैं वो अपने रिसोर्स को पुल कर लेते हैं, लैंड, लाइफ स्टॉक, लेबर। दे वर अलाउड टू रिटेन वेरी स्मॉल प्लॉट्स टू ग्रो crops in order to meet their daily requirements. प्रोड्यूस इज सोल्ड टू स्टेट एट ए प्री फिक्स प्राइस। तो कलेक्टेड फार्मिंग में क्या होता है, प्री फिक्स प्राइस, इसमें आपके एरिया में ये कह दिया जाता है कि भाई आप अगर ये खेती बाड़ी कर रहे हो तो इस एग्रीकल्चर में जितना प्रोडक्शन होगा ये इस रेट से आपको ले लिया जाएगा, खरीद लिया जाएगा, ठीक है। मेंबर्स पेड अकॉर्डिंग टू द नेचर ऑफ वर्क डन। इट वाज प्रैक्टिस फर्स्ट इन कैलखोज इन अर्स्टवाइल सोवियत यूनियन। तो जब रसिया से पहले सोवियत यूनियन होता था, एक ग्रुप होता था, यूएसएसआर होता था, उस टाइम पे जो केल खोज एक लोकेशन है, केल खोज जगह पर सबसे पहले इसे प्रैक्टिस्ड मतलब अपनाया गया था कलेक्टेड फार्मिंग को। क्लियर है पॉइंट। तो एमसीक्यूज भी बनेगा आपका, एमसीक्यूज क्या बन सकता है कि भाई कलेक्टेड फार्मिंग की स्टार्टिंग कहाँ से होती है, ऑप्शन देगा नीचे, सोवियत यूनियन जो आज रसिया है, ठीक है, अर्सवाइल जो सोवियत यूनियन होता था, तो केल खोज लोकेशंस में कलेक्टिव फार्मिंग अडॉप्ट की गई थी या फर्स्ट टाइम प्रैक्टिस की गई थी। क्लियर है। नेक्स्ट आता है माइनिंग। माइनिंग होती है क्या भाई, अब माइनिंग की अगर हम बात करें तो इट रेफर्स टू एक्सट्रैक्ट ऑफ मिनरल रिसोर्स फ्रॉम द अर्थ। इट रेफर्स टू एक्सट्रैक्ट ऑफ मिनरल रिसोर्स फ्रॉम अर्थ। जमीन के अंदर से जब हम मिनरल्स निकालते हैं तो रिसोर्स को उसको यूज करते हैं तो इसको माइनिंग कहा जाता है, ठीक है। इट्स डेवलपमेंट बिगन विद द इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशंस। जैसे जैसे इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन आना शुरू हुआ, इंडस्ट्रिया लगनी शुरू हुई, तो इसकी स्टार्टिंग क्या होती है, एकदम से स्टार्ट हो जाती है, क्योंकि काफ़ी सारी आप इंडस्ट्री देखेंगे वो मिनरल्स बेस्ड होती हैं। अब मिनरल्स मिलेंगे तभी इंडस्ट्री चलेगी। फैक्टर अफेक्टिंग माइनिंग एक्टिविटी। माइनिंग एक्टिविटी को अफेक्ट करने वाले फैक्टर कौन कौन से हैं अगर हम बात करें, there are two factors that affect mining activity. These are, first one is physical factor related to size, grade and mode of occurrence of the deposit. तो ये फिजिकल फैक्टर होते हैं, वहाँ पर कितने एरिया में मिनरल्स मिल रहे हैं, किस तरीके से हम उन मिनरल्स को निकाल रहे हैं। सेकंड है इकोनॉमिक फैक्टर। इकोनॉमिक फैक्टर क्या होते हैं, रिलेटेड टू डिमांड फॉर मिनरल टेक्नोलॉजी, कैपिटल टू डेवलपमेंट, इंफ्रास्ट्रक्चर, लेबर एंड ट्रांसपोर्ट कॉस्ट। ये इकोनॉमिक फैक्टर होते हैं कि आप वहाँ माइनिंग लगा रहे हैं, वहाँ पर आपका जो मिनरल्स की डिमांड कितनी है, टेक्नोलॉजी कौन सी अडॉप्ट कर रखी है आपने, आपके पास कितनी कैपिटल है और कितनी सारी वहाँ पर लेबर आपको आसान सस्ते तरीके से मिल जाती है, नहीं मिल जाती, ट्रांसपोर्ट कॉस्ट क्या पड़ती है, ये सारे फैक्टर देख के माइनिंग वहाँ पर होगी या नहीं होगी, कहाँ पर ज़्यादा है, तो ये सारे फैक्टर होते हैं, जिसमें फिजिकल फैक्टर हो गया और इकोनॉमिक फैक्टर हो गया। क्लियर है पॉइंट। नेक्स्ट आता है टाइप्स ऑफ माइनिंग। माइनिंग के टाइप्स क्या क्या होते हैं, कौन कौन से माइनिंग के टाइप्स होते हैं। अगर हम टाइप्स ऑफ माइनिंग की बात करें तो यहाँ पर सबसे पहले होते हैं माइनिंग, जमीन से जो मटेरियल्स को निकालना माइनिंग कहलाता है। और फिर होता है ड्रिलिंग, अब ड्रिल करके उसको निकालना। फिर होता है क्वेरिंग। क्वेरिंग होता है जब उससे निकालना, जैसे आप कंकड़ मिट्टी पत्थर को निकालते हैं, उसको छंटनी करते हैं। तो इस तरीके से माइनिंग, ड्रिलिंग, क्वेरिंग, ये टाइप्स ऑफ माइनिंग होते हैं। अब जो माइनिंग है उस माइनिंग के टू टाइप्स हैं, एक है सॉफ्ट माइनिंग, सॉफ्ट माइनिंग, एक है सरफेस ओपन कास्ट माइनिंग। अब सॉफ्ट माइनिंग में क्या होता है, सॉफ्ट एक सॉफ्ट जैसी चलती है, नेक्स्ट स्लाइड में दिखा देता हूँ मैं आपको, ये वाला। तो ये यहाँ पर आप देखेंगे सॉफ्ट माइनिंग, ये वाला जो है पॉइंट्स सॉफ्ट माइनिंग है, जो मटेरियल्स को यहाँ से इसको निकाला जा रहा है और ये ऊपर को ऊपर खींचा जा रहा है, ठीक है, ऊपर ऐसे आ रहा है, तो इसको सॉफ्ट माइनिंग बोलेंगे। ओपन कास्ट या स्ट्रिप माइनिंग किसे कहते हैं, जब उसको जैसे मिट्टी को थोड़ा सा हटा के फिर नीचे से रेत निकलता है उसको निकाला जाता है, ठीक है। तो ये ओपन कास्ट माइनिंग हो गया। तो टाइप्स ऑफ मेथड्स ऑफ माइनिंग है, जमीन से मटेरियल्स हम किस तरीके से निकालते हैं। सॉफ्ट माइनिंग क्लियर हो गया, किस तरीके से हम वर्टिकली निकाल रहे हैं और इसको हॉरिजॉन्टली निकाला जा रहा है। फिर आता है मेथड्स ऑफ माइनिंग। इट्स टू टाइप्स, सरफेस और अंडरग्राउंड माइनिंग, ठीक है। वर्टिकल सॉफ्ट हो गया। अब इसमें जो माइनिंग है कुछ कंट्रीज ऐसे हैं, जैसे सेवरल कंट्रीज अफ्रीका एंड फ्यू ऑफ साउथ अमेरिका एंड एशिया हैव ओवर 50% ऑफ द अर्निंग फ्रॉम मिनरल्स अलोन। तो ये जो कंट्रीज हैं, इन कंट्रीज को मैक्सिमम इनकम जो होती है ना वो माइनिंग से ही होती है, मिनरल से ही होती है उन कंट्रीज के पास।
माइनिंग है। तो जैसे गोल्ड, डायमंड की माइनिंग, कोयले की माइनिंग, ठीक है। तो ये माइनिंग इन कंट्रीज में, जो अफ्रीका है, कुछ जो साउथ अमेरिका का पार्ट है और एशिया, इनका 50% का जो इन अर्निंग है वो मिनरल से ही होती है। क्लियर पॉइंट। तो ये आपका चैप्टर जो था, चैप्टर नंबर 5 कंप्लीट हो चुका है। इससे फर्स्ट जो वीडियो थी, इससे पहले वाली वीडियो, उसमें आपका प्राइमरी एक्टिविटी स्टार्ट हुई थी और इसमें एंडिंग हो चुकी है। एक पॉइंट, एक मिस्टेक हो गई थी उसमें। मिस्टेक क्या थी? जो फजेंडा है, फजेंडा जो है कोको के जो प्लांट है उसको फजेंडा कहा जाता है ब्राज़ील में मोस्टली। तो जो कहवा के बागान है ब्राज़ील के अंदर, उसको फजेंडा कहा जाता है। तो वहाँ पर अमेरिका बोला गया था, ठीक है। तो वो नोट कर लेंगे आप, वो पॉइंट्स क्या था। जैसे अभी यहाँ पे मैं ये वाला, ये रहा पॉइंट, ठीक है। इसको नोट कर लेंगे भाई, क्लियर कर लेंगे। कॉफी फजेंडाज लार्ज प्लांटेशन इन ब्राजील आर स्टिल मैनेज बाय यूरोपियंस। तो कॉफी फजेंडाज जो हैं, जो कॉफी के बागान या कहवे के जो बागान है ब्राजील के अंदर, उन्हें फजेंडा कहा जाता है। क्लियर पॉइंट, क्या कहा जाता है? फजेंडा कहा जाता है, ठीक है। तो आई होप आप अच्छे तरीके से अंडरस्टैंड किया होगा आपने ये लेक्चर। तो कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कीजिएगा क्या कुछ आपकी रिक्वायरमेंट है, ताकि उसी के अकॉर्डिंग आपका कंटेंट और मॉडिफाई किया जा सके। ओके, क्लियर। Thanks for watching us. Have a nice day.